अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समान ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न का टेस्ट सीरीज नंबर 7। इसमें अप्रोक्स 251 टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और न्यूमेरिकल फिजिक्स, पीरियोडिक टेबल और कंप्यूटर से सवाल इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा नाग। नाग जो है प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल, त्रिशूल यहाँ पर गलत है। त्रिशूल जो है सतह से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, ना कि सतह से सतह। आइए इसके डिटेल्स में पढ़ते हैं। नाग जो है प्रति टैंक है। त्रिशूल सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है और पृथ्वी सतह से सतह मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है, तो आप एक कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और वीडियो को पॉज करिए और मेरे साथ साथ आप भी डिटेल को लिखते चलिए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को अगर लिख देते हैं तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। चलिए हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। सौर ऊर्जा को कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा में सूर्य से प्राप्त कितना प्रतिशत भाग है जो पृथ्वी को प्राप्त होता है। इसका सही आंसर होगा डी, 51%। आइए इसकी डिटेल्स को हम लोग देखते हैं। सौर ऊर्जा का 51% भाग जो है पृथ्वी को प्राप्त होता है। अंतरिक्ष में प्रकीर्णन तरंग 30% होता है। बादल द्वारा 17% और पृथ्वी के तल द्वारा 6%, ऊपरी वायुमंडलीय द्वारा 7% ग्रहण किया जाता है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। आज के हमारे वीडियो का टारगेट है 200 लाइक और 200 कमेंट का। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार अगर पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया तो चार्ल्स बेबेज इसका आंसर होगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। आइए इससे कुछ जुड़े हुए फैक्ट भी हम लोग जानते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। इसका सही आंसर होगा हैरी ब्रियली। हैरी ब्रियली ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार हैरी ब्रियली ने किया था। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, कार्बन और निकेल का मिश्रण होता है। इसमें 1.2% कार्बन और 10.5% क्रोमियम होता है। पांचवा सवाल थोड़ा सा बड़ा ही कर देते हैं। हेलोग्राफी तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हेलोग्राफी एक त्रिआयामी चित्र को भंडारित और प्रदर्शित करने का एक विधि है। ये बिल्कुल सही है। हेलोग्राफी वास्तव में एक दृश्य भ्रम है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। दोनों कथन क्या है, सत्य है। हेलोग्राफी त्रिआयामी चित्र को भंडारित और प्रदर्शित करने का एक विधि है। साथ ही यह एक दृश्य भ्रम ऑप्टिकल इल्यूशन है। यह प्रकाश के विवर्तन विधि का प्रयोग करता है। डेनिस गोबर ने
सन 1947 में हेलोग्राफी का आविष्कार किया था। डेनिस गोबर के द्वारा सन 1947 ईस्वी में हेलोग्राफी का आविष्कार किया गया था। एलपीजी ये अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? इसका सही आंसर होगा ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। उच्च दाब एवं निम्न ताप पर ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एवं ईथेन को द्रवीकृत कर सिलेंडर में भरा जाता है। इसमें इथाइल मर्केप्टेन अर्थात C2H5SH का प्रयोग गंध के लिए किया जाता है। शुक्रवाहिका समान मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा मूत्र मार्ग। शुक्रवाहिका जो समान मार्ग के निर्माण के मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्शन बायोलॉजी में चल रहा है, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं। अधिवृषण कुंडलित नलिकार रचना है जो 6 मीटर लंबा होता है। इसमें शुक्राणु परिपक्व होता है। शुक्रवाहिका शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्षारीय द्रव स्रावित करते हैं, जिसमें शुक्राणु जीवित रहते हैं। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? इसका सही आंसर होगा डी, पोलियो। पोलियो में जो है ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, वो है पोलियो। अब पोलियो की बात हुई है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। यह मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। पोलियो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस के काटने से होता है। अब डिप्थीरिया की बात की जाए, कोर्नोबैक्टीरिया डिप्थीरिया के कारण होता है। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। एक विलियन में जल के 150 मिलीलीटर के साथ अल्कोहल के 50 मिलीलीटर मिश्रण है, तो इसका विलियन का सांद्रण क्या होगा? आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। विलियन की सांद्रता का प्रतिशत बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा इंटू 100। 50 मिलीलीटर दिया हुआ है विलेय की मात्रा, और विलियन की मात्रा जो है 50 प्लस 150। इस तरह से इंटू 100 सोल्व करने पर आएगा 250, 5 4 जा 20, और यहाँ पे हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी इंक्लूड किए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन के लिए भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर दिए। पहला ट्रिपल एंटीजन टीका जो बच्चे को कितनी उम्र पर दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, 3 महीने पर। पहला ट्रिपल एंटीजन टीका जो है बच्चे को 3 वर्ष की अवस्था में दिया जाता है। आइए इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। पहला ट्रिपल एंटीजन टीका बच्चे को 3 महीने की उम्र पर दिया जाता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन में DPT आता है, अर्थात डिप्थीरिया, टेटनस और पार्टुसिस वुपिंग कफ के लिए दिया जाने वाला वैक्सीन है। अगला सवाल है, एड्स किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस 3 HTLV3 के कारण होता है। ये सभी जानते हैं कि एड्स वायरस के कारण होता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है, एड्स में जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो नहीं बन पाता है, जिसके कारण से
आदमी बीमार पड़ जाता है। यह यौन जनित रोग है। यह रीटो वायरस के कारण होता है। रिट्रो वायरस के कारण होता है क्या? एड्स। अब सवाल है, 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। अर्थात 3 ग्राम है कार्बन प्लस CO2 3 ग्राम जो है कार्बन है प्लस ऑक्सीजन की बात की जाए O2 जो है 8 ग्राम है, बनता है 11 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक उसी तरह 3 ग्राम है कार्बन और 50 ग्राम है ऑक्सीजन, तो जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे? 3 ग्राम कार्बन हो गया और यहाँ 8 ग्राम की जगह पर अब क्या रखेंगे? 50 ग्राम, तो इस दोनों को ऐड करने पर आएगा 53 ग्राम। इस तरह से इसका क्या आ जाएगा? 53 ग्राम। तो देखिए कितना आसान है ये, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लोग छोड़ देते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसियर ने दिया था। याद रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है लेवोसियर ने दिया था। शरीर का कौन सा भाग पुलिस गार्ड कहलाता है? इसका सही आंसर होगा टॉन्सिल। शरीर का जो टॉन्सिल है, जो कि मुंह में होता है, आप लोग देख सकते हैं, ये नॉर्मल टॉन्सिल है और ये इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल है। यहाँ पर टॉन्सिल बढ़ गया है, देख लीजिए, आपको ज़्यादा रेड नज़र आ रहा होगा इसके मुकाबले। ये इन्फेक्टेड है और ये नॉर्मल टॉन्सिल है। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग। शरीर में पुलिस गार्ड टॉन्सिल कहलाता है। यह शरीर का संक्रमित जीवों या पदार्थों से बचाता है। WBC को शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। पोलियो टीकाकरण में प्रवेश कराया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी, प्रतिजन अर्थात एंटीजीन। पोलियो टीकाकरण में प्रतिजन एंटीजीन में शरीर को प्रविष्ट कराया जाता है। इसके विरुद्ध शरीर में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है। पोलियो वायरस जनित रोग है। यह वायरस से होने वाला रोग है। कैलिफोर्नियम डैश समूह का सदस्य है। इसका सही आंसर होगा सी, एक्टिनाइड। कैलिफोर्नियम जो है एक्टिनाइड समूह का सदस्य है। इसकी परमाणु क्रमांक 90 होती है, 90 से 103 के बीच होती है। आइए देखते हैं इसको हम लोग। ये देखिए भाग जो यहाँ से है 90 से लेकर 103 के बीच में ये होती है। ये जो भाग है सबसे निचला भाग जो होता है पीरियोडिक टेबल में, वो होता है, यही भाग जो कहलाता है एक्टिनाइड कहलाता है। 89। इसकी परमाणु संख्या 98 है। कैलिफोर्नियम की जो परमाणु संख्या है वो 98 है। एक्टिनाइड जो होता है 89 से 103 परमाणु संख्या वाला तत्व है। यह रेडियो सक्रिय तत्व होता है। एक चालक तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तथा तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उस तार का प्रतिरोध 1.5 ओम हो तो विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होगी? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरोध बराबर क्या होता है। प्रतिरोध बराबर होता है, आर का मतलब होता है प्रतिरोध, बराबर P/L/A, जहां पर आवेश इंटू विभवांतर विद्युत ऊर्जा बराबर जो होती है आवेश इंटू विभवांतर, आवेश इंटू विभवांतर होती है, विभवांतर। तो यहाँ पर आवेश जो दिया हुआ है
1.5 है, 1.5 ओम दिया हुआ है। पी रेसिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है 1.5 ओम दिया हुआ है, 1.5 ओम दिया हुआ है। और पी और लंबाई जो है 80 सेंटीमीटर है, और एरिया अर्थात क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो इसको अब हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 80, 1.5 इंटू 0.25, इसको इससे मल्टीप्लाई करके और 80 को नीचे लाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.00469 ओम सेंटीमीटर। पृथ्वी पर पलायन वेग है, इसका सही आंसर होगा उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। पृथ्वी पे पलायन वेग की ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं। पलायन वेग बराबर होता है v बराबर √2g r प्लस एच, √2 इंटू GM/r+h। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर सेकेंड है। अपाचयी ट्रांसफार्मर, ये अर्थात स्टेप डाउन में कौन सी राशि बढ़ जाती है, इसका सही आंसर होगा धारा। स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होगी उसमें धारा बढ़ जाती है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह उच्च विभव को निम्न धारा को निम्न विभव में तथा उच्च धारा को निम्न विभव में निम्न विभव एवं उच्च धारा में बदलता है। जब 10 के पावर 6 छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तब बूंद का डैश हो जाता है, इसका सही आंसर होगा ताप में वृद्धि हो जाती है, ताप बढ़ जाती है। बूंद का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। घनत्व, द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। 75 कूलम्ब आवेश को अनंत विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 12.5 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव क्या होगा। तो विद्युत ऊर्जा बराबर होता है, विद्युत ऊर्जा बराबर जो होती है आवेश इंटू विभवांतर होता है, विभवांतर होता है। और यहाँ पर विद्युत ऊर्जा जो दिया हुआ है 12.5 दिया हुआ है, बराबर आवेश दिया हुआ है 75 कूलम्ब इंटू भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं भी बराबर क्या लिख सकते हैं, भी बराबर 12.5 बाई 75, तो हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट 1.66 वोल्ट आ जाएगा। देखिए विद्युत ऊर्जा आवेश बरा इंटू विभवांतर होता है। 12.5 क्या दिया हुआ है, विद्युत ऊर्जा दिया हुआ है, और आवेश जो है 75 और वोल्ट निकालना है। तो वोल्ट बराबर 12.5 बाई 75, यहाँ से रिजल्ट मेरा आ गया 0.166 वोल्ट। किसी जीवों की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है, इसका सही आंसर होगा शंकुधारी वन की। चपड़ल बायोम शुष्क क्षेत्र में होते हैं। यहाँ 10 से 40 इंच के बीच वर्षा वर्ष भर होती है। यहाँ रेगिस्तान पौधे उगते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम है, इसका सही आंसर होगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसका सूत्र होता है HgS। यह जल में अघुलनशील है, याद रखिएगा। मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है, सिंदूर जो होता है, जल में अघुलनशील है। सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण नमक कहा जाता है। साल्ट पीटर कहलाता है, इसका सही आंसर होगा पोटेशियम नाइट्रेट। साल्ट पीटर जो है पोटेशियम नाइट्रेट होता है।
जिसका सूत्र होता है KNO3। इसका उपयोग बारूद में करते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका उपयोग वोटिंग इंक में होता है। सॉरी, बैकग्राउंड में म्यूजिक जो आ रहा है साउंड, उसके लिए सॉरी। निम्न में से किसका पीएच सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर होगा सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आइए अब हम पीएच के बारे में देख लेते हैं सभी को। यहां से देखिए, पीएच का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से लेकर 14 लोग हाइड्रोजन प्लस होता है। देखिए HCl एसिड जो होता है अम्लीय जो होता है 0। स्टोमैच पेट में जो होता है वो होता है 1 से लेकर 2 के बीच में। लेमन का मतलब होता है नींबू में जो होता है, और विनेगर में 2 से लेकर 3 के बीच में। वाइन में 3 से लेकर 4 के बीच में। और कॉफ़ी में जो होता है 5 से लेकर 6 के बीच में। और पानी जो होता है 6 से 7 के बीच में। और ब्लड में होता है 7 से 8 के बीच में पीएच वैल्यू। और बेकिंग सोडा का जो होता है 9 से 10। और मैग्नीशिया ऑफ इसका होता है 10 से 11 के बीच में। सोप जो होता है 12 से 13। और ब्लीच जो होता है ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं 12 से 13 के बीच में। और ड्रेन जो होता है 13 से 14। और क्लीनर में अब इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। पीएच वैल्यू 7 से अगर ज़्यादा हो तो क्षारीय विलयन। पीएच का मान 0 से 14 होता है। अगर 7 हो तो उदासीन, 7 से कम हो तो अम्लीय, और 7 से अधिक हो तो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। आज के सेट का आखिरी सवाल, लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न होता है। इसका सही आंसर होगा बी, आवृत्ति में। लाल प्रकाश जो है नीले प्रकाश से भिन्न है आवृत्ति में। लाल रंग की आवृत्ति 4.29 हर्ट्ज, जबकि नीले रंग की आवृत्ति 6.66 हर्ट्ज है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम है, जबकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।